बेसिक। कभी लगता है किसी के दांतों की दिक्कत है तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? दांतों की दिक्कत से ये तो बिल्कुल नया लग रहा है सुनने में, दांतों की दिक्कत से हार्ट का मतलब। लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, वो चाहते हैं कि जो मेरा ट्रीटमेंट है ना वो बेस्ट डॉक्टर के साथ हो, जिसके पास मैक्सिमम डिग्री हो और बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, उसके पास मेरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है। हम कहते हैं हम फ्राइड नहीं खाते, पर हम तो भाई बहुत बढ़िया ऑलिव ऑयल और ये सब वाले ऑयल में ही खाना खाते हैं। ऑलिव ऑयल का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। हम तो बहुत बादाम खाते हैं जी, काजू खाते हैं बहुत ज़्यादा, हम तो सीड्स खाते हैं, तो वो भी एक कारण है आज के टाइम में। वो हार्ट की प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ जी, वो भी प्रॉब्लम दे रहा है। यस, हाँ, उसी पे ही मैं अभी आऊँगी कि अच्छा चलो ये बताओ, आपका ब्रेन रुक जाए फिर आपको पता है कि जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कितना शुगर होता है, और जब आप उसका इंटेक कर रहे हो तो आप रात को दोबारा ब्रश तो नहीं करेंगे ना। हाँ, वो तो आदमी सोचता है कि नॉर्मली हाँ एक सिप तो लिया है। तो दांत का दर्द है वो एक बहुत बड़ा रोल आपके हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट के साथ उसका एक कॉज बना गया है। बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि बोल भी क्या रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। पिछले पॉडकास्ट में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि हमें किस किस टॉपिक पे और पॉडकास्ट करने चाहिए। तो एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका चौधरी, जो कि आयुर्वेद के अंदर एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं आयुर्वेद की। और उन्होंने, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि उन्होंने सर्जरी के अंदर इसके अंदर मास्टर्स की है और गायनी की एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आयुर्वेद के थ्रू ट्रीटमेंट की जा सकती हैं, जिन चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिन बीमारियों का, उसके बारे में 13 साल का इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में डॉक्टर गीतिका चौधरी का। वेलकम मैम। तो आज लास्ट टाइम हमने फीमेल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था, तो इस बार हमने ये सोचा कि एक जनरल हेल्थ के बारे में डिस्कशन किए जाए। आजकल जैसे कि बहुत लाइफस्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं आप इनको, या जो भी हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमको देखने को मिल रही हैं प्रॉब्लम्स, जैसे हार्ट से रिलेटेड हो गई, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैम छोटा सा आपका एक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद ज़्यादातर लोग वही हैं जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, रेगुलर हैं, व्यूअर्स हैं, लेकिन फिर भी एक बार नए लोगों के लिए एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी फील्ड्स में रहा है, जिसमें मैंने गायनेक पेशेंट्स और जितने भी जनरल मेडिसिन से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, जिसमें बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब का जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में एक्सप्लोर किया है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी पेशेंट्स को मिले हैं इसमें। और मैंने एक चीज़ इसमें ज़्यादा देखी है कि जो मेरी जर्नी रही है आयुर्वेद के साथ, और जो मेरा 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ पर मेरा जो भी पेशेंट डीलिंग है और उनका जो भी फेथ है आयुर्वेद पे, अगर उसको मैं लेके चलूँ, तो जो आयुर्वेद के अंदर ट्रीटमेंट्स हैं उसका जो सक्सेस रेट है इट्स वेरी गुड। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आयुर्वेद को ऑप्ट करना आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, ना कि लास्ट चॉइस, ताकि आप अपनी हेल्थ को एक प्रोग्रेसिव वे में क्योरेटिव साइड लेके जाओ, सिर्फ इसको मैनेजमेंट का तरीका ना बनाओ। ठीक है, तो शुरुआत जो हम किस टॉपिक से करें, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शुरुआत जो है दिल की धड़कन से की जाए, और हार्ट का जो है सबसे ज़्यादा जो रिलेशन है वो अपने कोलेस्ट्रॉल और इन सब चीज़ों से, बीपी से है। तो आप आयुर्वेद में इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? जैसे अब नॉर्मल एलोपैथी में तो हमारे पास एक कार्डियक सर्जन होता है, या फिर एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कि या फिर आप, जैसे कि जनरली हम सुनते हैं कि आयुर्वेद अपनाएं, जैसे अभी आपने बोला, तो आयुर्वेद अपनाना है, लेकिन जाना किसके पास है? मतलब मान लो किसी को शुगर है या किसी को बीपी, तो क्या इसके अंदर भी ऐसे डिपार्टमेंट या अलग अलग एक्सपर्ट हैं लोग, ऐसा कुछ है आयुर्वेद में भी? जी देखो, आयुर्वेद के बारे में पहले तो लोगों को आयुर्वेद ही ज़्यादा नहीं पता था, पर आजकल तो आयुर्वेद में बहुत सारे लोग आने भी लगे हैं और उनको ट्रीटमेंट्स भी अच्छे देखने मिलते हैं। तो आयुर्वेद बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। आयुर्वेद में तो बहुत कुछ आता है, जिसमें अगर मैं
लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, वो चाहते हैं कि जो मेरा ट्रीटमेंट है ना वो बेस्ट डॉक्टर के साथ हो, जिसके पास मैक्सिमम डिग्री हो और बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, उसके पास मेरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। और वो ऑप्ट करते हैं कि भाई जो सुपर स्पेशलाइज्ड है ना कोई, मुझे उसी के पास जाना है। सबको ऐसा ही चाहिए। यस, और ये सुपर स्पेशलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है और क्या आयुर्वेद में ऐसी डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है, नहीं मिलती, तो ये बड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में पेशेंट्स रहते हैं। तो देखिए, एलोपैथी है, एलोपैथी के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो उसमें मेडिसिन यूज हो रही हैं, तो उसमें है बेसिक जो एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उसमें सबको इक्वली सब चीज़ें सेम सिखाई जाती हैं। ओके। एंड सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ आपके ट्रीटमेंट का वेरिएशन होता है कि आप क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो और उस प्रिंसिपल के साथ जो मेडिकेशंस हैं वो क्या है। तो एलोपैथी में प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ट्रीटमेंट का, बिल्कुल बिल्कुल, बट एलोपैथी इज मोर टुवर्ड्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि आप सिम्टम बताएंगे या क्लिनिकल जो भी सिम्टम दिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट रहता है, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड रहता है। ओके। एंड इसमें भी जो मेडिसिन रहती हैं वो रहेंगी आपकी केमिकल बेस्ड ज़्यादातर। ओके, राइट। और अगर मैं किसी भी आयुर्वेदा, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी अगर मैं ट्रीटमेंट्स की बात करती हूँ, तो उसमें जो आपका ट्रीटमेंट रहेगा वो ट्रीटमेंट रहता है हर्ब बेस्ड, या फिर हम कहते हैं रस औषधियाँ या मेटल बेस्ड रहती हैं। ओके। और दिस इज़ नथिंग, ये बिल्कुल वही ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप केमिकली प्रिपेयर करते हो और ये हम नेचुरल फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में बड़े इजीली वो एब्जॉर्ब होते हैं। और ये जो प्रोसेस है सिर्फ एक ट्रीटमेंट ही डिफरेंट है, अदरवाइज अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन बॉडी तो नहीं बदलेगी ना, ह्यूमन बॉडी सेम रहेगी और काम भी वैसा ही करेगी, बस उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। अब आयुर्वेद में भी बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं। आयुर्वेद में आपको जनरल मेडिसिन जिसको हम काय चिकित्सा बोलते हैं वो अलग रहता है। सर्जरी के लिए शल्य चिकित्सा है, ENT डिपार्टमेंट भी है जिसमें शालक्य है, गायनी है तो उसमें स्त्री रोग रहेगा, ऑब्स्टेटिक्स है तो प्रसूति तंत्र रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है और मैक्सिमम जो हार्ट डिजीजेज और बहुत सारी चीज़ें ये सब काय चिकित्सा में कवर्ड रहते हैं, जो जनरल मेडिसिन ऐसा। और इसी तरीके से जैसे हम ड्रग्स की अगर बात करें तो द्रव्य गुण रह गया, अगर हम मेटल कॉम्पोजिशन रस औषधियों की बात करें तो उसमें रस शास्त्र रहता है। इनफैक्ट टॉक्सिकोलॉजी तक हम आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है, बस डिफरेंस ये है कि चीज़ वही है, वो नेचुरल फॉर्म्स पढ़ाते हैं और उसमें अननेचुरल फॉर्म्स के बारे में बात की जाती है, क्योंकि एनाटॉमी रहेगी सेम, फिजियोलॉजी सेम रहेगी, बट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस वेरिएशन क्या है, ये ऑर्गेनिक है और दूसरा इनऑर्गेनिक है। और फिर बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनका जो ये मेन क्वेरी रहती है कि किसके पास जाएं। जाना आपको किसी भी आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाएं जो कि आपके क्लिनिकली सिम्टम्स के साथ आपकी दोष, आपके बॉडी में क्या बढ़ा है, आपकी नाड़ी चेक की जाए, आपका क्या रूटीन है उसमें चेंजेस पे फोकस करे। तो ऐसा डॉक्टर जो कि प्योरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अगर वो कर रहा है तो आपको उसको जाके कंसल्ट करना चाहिए। तो आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदिक जो अलग अलग शहरों में, गांव में, और इनफैक्ट गवर्नमेंट की भी बहुत सारी ऐसी डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हाँ, वहाँ पे आयुर्वेदिक फिजिशियंस होते हैं, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ कोई पैरामीटर नहीं है, बट हाँ अगर आप स्पेसिफिकली कहीं जाना चाहते हो तो जनरल कोई भी डिजीज़ है, चाहे वो लिवर फेलियर है, किडनी है, किडनी के कोई भी इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, इन सब चीज़ों के लिए आप एक काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में आप मिल सकते हो। गायनिक इश्यूज हैं तो उसके लिए आप स्त्री प्रसूति में मिल सकते हो। तो अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग डिपार्टमेंट कह लीजिए, इस तरह से बने हुए हैं आयुर्वेद, ऐसे सब बने रहते हैं। और कोई ना कोई एक स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने शल्य तंत्र में स्पेशलाइजेशन की है, और उसके अलावा मैंने पंचकर्मा में भी स्पेशलाइजेशन की है, गर्भ संस्कार में भी मैंने एक डिप्लोमा कोर्स किया है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो पेशेंट वाइज। तो जो डॉक्टर इतना अच्छा कोई नॉलेज लेके आया है और उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है तो आपको उससे ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और इसमें भी काफ़ी सारे फैक्ट्स रहते हैं कि ट्रीटमेंट
जल्दी होगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब चीज़ें हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं प्रोग्नोसिस के साथ, तो अच्छा पता चलता है। मतलब आपको एक रोड मैप मिल जाता है पहले से कि Yes. ये प्रोसेस है और ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट चलेगा। तो अब हम स्टार्ट में जैसे हम करते हैं हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि उसका हम उसमें मेजर क्या क्या आज की डेट में, क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सुनने को मिल रही हैं आजकल, हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड। तो इसमें क्या हमारे पास आयुर्वेद में ऐसे तरीके हैं, क्या कौन कौन सी ऐसी चिकित्सा की तकनीक है जो कि हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं, और क्या कुछ ऐसे कुछ खाने के लिए भी कुछ ऐसी गोलियां या दवाइयां जैसे एलोपैथी में होती हैं, तो क्या वो भी अवेलेबल हैं सिर्फ अगर हम हार्ट से रिलेटेड देखें अभी फिलहाल के लिए? देखिए, हमारे बॉडी में ना वाइटल ऑर्गन्स, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिनके बिना आप जी ही नहीं सकते जी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका हार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेट्स से किसी इंसान के पैर काट दिए जाएं तो वो मर जाएगा? नहीं, जी जाएगा, दिक्कत होगी पर जी जाएगा। हाथ कट जाए तो तब भी जी जाएगा। कान कट जाए तो, नाक कट जाए तो, चलो दोनों आंखें निकल जाएं, दांत निकल जाएं, जिंदा वो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर हार्ट चला जाए तो बताओ, फिर तो कुछ सेकंड का गेम है, उसके बाद तो फिर अच्छा चलो ये बताओ, आपका ब्रेन रुक जाए फिर? ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। पर जियोगे तो सही, फिर भी जिएगा तो फिर भी सही बात है ना। लोग कितने टाइम ब्रेन डेड निकाल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लंग्स चले जाएं तो? मुझे तो लगता है कि लंग्स चले जाएं तो सांस लेना कैसे पॉसिबल। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि आपको उसको मशीन्स के थ्रू या इस तरह से कुछ अगर कितना टाइम मशीन पे रखोगे? हाँ, कितना टाइम कर सकते हैं, बिल्कुल। लेट्स से मशीन का ऑप्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट्स में से है। और किडनी जाए तो? किडनीज का भी क्या कह सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि बिना किडनीज के कोई रह सकता है। यूरिन ना आए तो बताओ, अंदर ही रह जाए तो क्या होगा? मुसीबत ही आ जाएगी, मतलब वो तो सोचेगा कि बस खत्म ही है जिंदगी। तो इसी तरीके से हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और हार्ट रिलेटेड आजकल सबसे ज़्यादा, अगर चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि भाई हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी हो गया तो आपको क्या लगता है, मेनली आपको क्या कारण पता है इसका? अभी तक तो यही है कि कोलेस्ट्रॉल, हमें लगता है कि जो हमने जनरली सुना है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर कुछ उसने ऐसी एक्टिविटी कर ली कि जो कि उसको उसने हार्ट से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम ले लिया, कुछ ऐसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा, कोई भाग रहा है तो वो भागता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, मतलब कुछ ऐसा जो कि हार्ट के ऊपर लोड आ गया या कुछ सदमा लग गया, कुछ ऐसा जैसा हम देखते हैं नॉर्मली ना, देखा और सुना है। बाकी एग्जैक्ट क्या उसके रीज़न है ये तो इतना नहीं बेसिक। कभी लगता है किसी के दांतों की दिक्कत है तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? दांतों की दिक्कत से ये तो बिल्कुल नया लग रहा है सुनने में, दांतों की दिक्कत से हार्ट का मतलब कैसे कनेक्शन है? यही चीज़ है, देखो हार्ट हेल्थ मतलब हार्ट को पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और अगर उसमें कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज आ जाए तो ब्लड नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक बात है। पर हार्ट अपना काम करना नहीं छोड़ता। हाँ, वो तो अपनी तरफ से दिन रात पूरी कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अपनी एंड स्टेज तक कोशिश करता है वो। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो कोशिश भी उसकी खत्म हो जाती है और तब जाके हार्ट गड़बड़ाता है। ओके। अब वो ब्लॉकेज है जो किसी भी कारण से हो सकती है। एक तो ब्लॉकेज एक कारण है, कोलेस्ट्रॉल कारण नहीं है, ब्लॉकेज एक कारण है। दूसरा हम बात करें अंडर न्यूट्रिशन होना। अंडर न्यूट्रिशन? हाँ जी, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण। यस, जो हार्ट हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए अगर वो नहीं मिला, ठीक है, या मैं कहती हूँ अगर आपकी हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक गई किसी और रीजन की वजह से, किसी भी XYZ, तो भी हार्ट हेल्थ खराब होती है। ओके। ओवर न्यूट्रिशन होना वो भी नुकसानदायक होगा। ओवर न्यूट्रिशन में ज़्यादा फैटी चीज़ें खाओ, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाओ, है ना, तो भी वो नुकसान करेगा। ठीक है, ठीक हम कहते हैं हम फ्राइड नहीं खाते, पर हम तो भाई बहुत बढ़िया ऑलिव ऑयल और ये सब वाले ऑयल में ही खाना खाते हैं। ऑलिव ऑयल का भी बहुत ट्रेंड चला। हम तो बहुत बादाम खाते हैं जी, काजू खाते हैं बहुत ज़्यादा, हम तो सीड्स खाते हैं, है ना। तो वो भी एक कारण है आज के टाइम में, वो हार्ट की प्रॉब्लम दे रहा है हमें। हाँ जी, वो भी प्रॉब्लम दे रहा है। यस, हाँ, उसी पे ही मैं अभी आऊँगी कि कैसे ये इन्फेक्ट करता है। और अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन या फिर कोई ऐसा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आ जाए बॉडी में जो कि ब्लॉकेज क्रिएट कर दे,
आपके वेसल्स के अंदर, तो भी कार्डियक अरेस्ट आता है। ओके। यहाँ आते हैं हम अपने दांतों पे। हाँ, दांतों वाला वो इंटरेस्टिंग है सुनने, है ना। तो देखो क्या है कि अगर ब्लॉकेज हो गई ऑब्वियसली रहेगा। अब ब्लॉकेज में नॉर्मली जो कारण देखने को मिलता है, अरे भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं। ठीक पर एक चीज नोटिस में बहुत बार आती है कि जिन भी लोगों ने अपना टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया है, ओके, और वो भी किसी, जैसे कहते हैं ना दांत में कीड़ा लग गया, दांत निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कार्डियक इश्यूज का। अब है क्या, अब देखो हार्ट से हमारी मेजर वेसल्स निकलती हैं, जो कि एक बाजू में जाएगी, एक आपके ब्रेन को जाती है और एक पूरे बॉडी को सप्लाई करती है। ठीक है, ठीक है। अब है क्या, जब भी आपका दांत में जब कीड़ा लगेगा तो होता क्या है, वो जो बैक्टीरिया है, कीड़ा कुछ नहीं है, इट्स लाइक बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ, और वो जब आपके गम्स तक जाती है तो उसको डायरेक्टली आपके वेसल्स तक पैसेज मिल जाता है जाने का। तो हम जब टूथ एक्सट्रैक्शन कराते हैं उस टाइम पे वो होल बन जाता है उस एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद एकदम से तो कुछ भी टूथ नहीं लगता, उसको पहले हीलिंग के लिए टाइम दिया जाता है, टाइम लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। और वही टाइम काफ़ी रहता है उस बैक्टीरिया को पूरा अंदर तक जाने में। ओह माय गॉड। और जब भी वो आपके हार्ट के आसपास की किसी भी वेसल्स तक पहुंचता है तो वहाँ पर जाने के बाद एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है कि फॉरेन बॉडी आ गई, तो वहाँ पर जो प्लाग फॉर्मेशन है वो उस बैक्टीरिया की वजह से होने लगती है। ओ, मतलब वो हार्ट बिल्ड कर रहा है एक प्रोटेक्शन अपने लिए कि ये बैक्टीरिया आ रहा है, इसको रोको। और समटाइम्स अगर किसी ने टूथ एक्सट्रैक्शन कराया और उसके बाद अगर उसकी कोई कार्डियक सर्जरी हो रही है, लेट्स से कोई बाईपास करा रहा है या कुछ भी, ठीक है, तो उसमें भी कभी कभी फेलियर के चांसेस इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल है, सब कुछ पैरामीटर्स नॉर्मल है, जब जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जो कि आजकल बहुत सारे मतलब आजकल एक नया ये चीज़ ही आई है कि हाँ टूथ एक्सट्रैक्शन और ये सब कैसे कोरिलेट करता है, तो ये एक मेन रीज़न है। तो अब रीजंस हमें पता है, तो अब हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? हाँ, ट्रीटमेंट मतलब दांत ही ना निकलवाएं फिर, मतलब खराब भी है तो रहने दें। मतलब ऐसा लगता है ना, अब तो डर लगने लगेगा कि जो सुनेगा कि यार टूथ एक्सट्रैक्शन से ये रिस्क हो सकता है, तो क्या करना चाहिए मतलब उसमें आगे? देखो, इसके लिए जिसके दांत में कीड़ा लग गया उसको प्रोसेस तो यही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन तो करवानी ही पड़ेगी, वो तो ऑब्वियसली करानी पड़ेगी, बट उस ड्यूरेशन में अपनी एक क्लिनजिंग करानी पड़ेगी साथ में। ओके। ब्लड प्योरीफायर्स लेनी चाहिए, हार्ट का चेकअप साथ साथ कराना चाहिए, तो उसके पैसेज के थ्रू आप नेचुरली डिटॉक्स करो खुद को। एक बात। ओके। बट इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको दांत में कीड़ा लगना ही नहीं चाहिए। अच्छा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। अब वो क्यों लगता है? नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, सब लेते हैं ना, रेगुलर लोग बोलते हैं, ब्रश भी करते हैं, यस, ये सब चीज़ें हैं। तो अब होना क्या चाहिए नॉर्मली कि जब भी आप सुबह उठ रहे हो तो प्रॉपरली आप अपने दांत साफ करो, क्लीन करो अच्छे से, है ना। ठीक है। और आयुर्वेदिक कुछ हर्बल काढ़े होते हैं, उससे आप कुल्ला करो। आप दालचीनी, तुलसी, नीम, इन सब का काढ़ा बना के इससे कुल्ला कर सकते हो। ठीक है। ऐसे सोने के टाइम पे भी कुल्ला करके सोइए। ठीक है। नीम सबसे अच्छा एंटी बैक्टीरियल माना। हाँ, नीम तभी बोलते थे कि एक नीम का पेड़ घर के आसपास जरूर होना चाहिए। हाँ, तो आप ये सोचिए कि जब आप अपना प्रॉपर क्लिनजिंग करके सोएंगे तो ओवरनाइट जब हीलिंग होती है तो थोड़ा बहुत अगर बैक्टीरिया भी होगा तो भी वो बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको शुगर्स कम से कम लेनी चाहिए। हमें लगता है कि हम मीठा खाते हैं और चलो हमने रात को ब्रश तो करना ही है, ब्रश कर लिया या कुल्ला कर लिया तो समझते हैं कि उसका इफेक्ट खत्म हो गया दांतों से। हमारे माउथ में ऑलरेडी बहुत बैक्टीरियाज हैं, ऑलरेडी बहुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें से गुड बैक्टीरिया भी हैं और बैड भी हैं। तो क्या होता है कि जब आप कुछ भी मीठा खा रहे हो तो आपके साथ साथ वो बैक्टीरियल ग्रोथ को एनहांस करता है और ये बढ़ता जाता है। नॉर्मली लोगों की हैबिट होती है, सोने लगे, सोने से पहले कुछ प्याज का मन किया, गए फ्रिज में से, अरे भाई कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, चल एक सिप इसी की ले लेता हूँ, एक सिप लेते हैं, आके सो जाते हैं। आपको पता है
कि जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कितना शुगर होता है। और जब आप उसका इंटेक कर रहे हो तो आप रात को दोबारा ब्रश तो नहीं करेंगे ना। हाँ, वो तो आदमी सोचता है कि नॉर्मली हाँ एक सिप तो लिया है, तो वो आपके मुंह में जम रहा है और वो आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को ओवरनाइट एनहांस कर रहा है, राइट। अब इसमें ये आता है कि फिर मिठाई ना खाएं, सबसे पहले तो यही बोलेंगे हाँ कि मिठाई बंद कर दो, हमारे जैसे यही सोचेगा कि चलो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, मीठा खाना चाहिए। आयुर्वेद में मीठा खाने का एक प्रावधान बताया है। एक ना जैसे हम टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट बड्स होते हैं और टेस्ट रहते हैं, बिल्कुल। तो आयुर्वेद में पूरा एक रिजीम बनाया है, सिस्टम बनाया है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। अच्छा, सभी तरह के ये सीरीज है, वात पित्त कफ एक सीरीज है, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एक सीरीज है। अच्छा, वैसे ही भोजन में भी यस, ऐसे रस का भी सीरीज है। वो सीरीज इसलिए बनाया गया कि जब भी आपको खाना खाना है तो सबसे पहले मधुर खाइए, अच्छा, फिर अम्ल खाइए खट्टा, फिर लवण खाइए, फिर कटु, तिक्त, कषाय। इस तरीके से आपको रस का सेवन करना है। यहाँ ऐसा उल्टा होता है कि लोग स्वीट डिश बिल्कुल लास्ट में लेते हैं कि मीठा बिल्कुल लास्ट में खाएंगे। तो अच्छा एक बात बताओ ना, फिर हार्ट अटैक भी तो बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो है ना, ये सब मतलब इनवाइट किया गया है लोगों द्वारा इन सब बीमारियों को लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि बोल भी क्या रही है, बट इसके ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी रिसर्चेज हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई अच्छा रिसर्च पेपर और ये सब चीज़ें देखोगे तो उसमें आपका जो दांत का दर्द है वो एक बहुत बड़ा रोल आपके हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट के साथ उसका एक कॉज माना गया है। ये रिसर्चेस में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, बट लोगों को पता नहीं है। देखो चीज़ कहाँ और प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये आयुर्वेद भी ऑलरेडी बोलता है ना, पाचन अच्छा रखो, हाइजीन अच्छी बना के रखो, सब करो। अब आपके पास कॉम्प्लिकेशन आती है तो उस कॉम्प्लिकेशन को ढूंढते हुए आप एक रीज़न निकाल ले रहे हो। भाई ये तो पहले से बताया गया, उसको वही फॉलो कर लो ना। इसीलिए मैं बार बार फोकस करती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट मीन्स डाइट फॉलो करो, सब कुछ फॉलो करो, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक रिजीम। बिकॉज ये ऐसे ही नहीं लिखा, ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले ये सब टेक्स्ट में एक्सप्लेन्ड है। बट द थिंग इज आपके अकॉर्डिंगली क्या सूट करेगा, आपकी प्रकृति, आपके दोष, आपका इम्बैलेंस के अकॉर्डिंगली आपको क्या सूट करेगा, आपको बस वो फॉलो करना है। वो जानना जरूरी है, उसी हिसाब से आपको। यस, तो हार्ट हेल्थ के लिए भी पहले कॉज और उस पर काम करो, ठीक है। और पता है फैमिली में मदर फादर में किसी को हेल्थ इशू है हार्ट रिलेटेड, तो आप उसके लिए प्रिकॉशंस लो। हाँ, मतलब पहले से ही आप सावधान हो जाओ, बिल्कुल ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपना प्रॉपर रेगुलर चेकअप कराते रहो। हार्ट हेल्थ के लिए आजकल अर्जुन साल तो बाबा रामदेव कितना ज्यादा बोलते हैं, बिल्कुल। आप वो लो, ठीक है। आप हार्ट हेल्थ अच्छा रखने के लिए प्रॉपर वॉकिंग करो, प्राणायाम करो, जिसमें आप अनुलोम विलोम, बहुत अच्छा काम करता है हार्ट हेल्थ के लिए। तो और आयुर्वेद में भी अगर किसी को प्रॉब्लम है भी, तो आयुर्वेद में तो हृदय बस्ती है, लीच थेरेपीज हैं, डिटॉक्स प्लान्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर दिस। तो आप टाइम टू टाइम अगर अपना प्रिवेंशन की साइड भी चलोगे तो डिजीजेस नहीं आती हैं। हाँ, वही है, मतलब पहले से ही अगर आप ये लेके चल रहे हैं कि फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और उसको अवॉइड करने के लिए कि आपके साथ ऐसा ना हो और वही आने वाली जनरेशन्स के साथ ऐसा ना हो, तो धीरे धीरे करके आप आदतें सुधार के, बिल्कुल, आयुर्वेद को अपना के और योग को अपना के ऐसा कर सकते हैं। तो अब जैसे है इसके हार्ट के बारे में बात हो गई, तो और जो आजकल मेन जो प्रॉब्लम है, एक थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। मेरे ख्याल से जितने लोग टेस्ट करवाते हैं उसमें से बहुत सारे लोगों का वो थायराइड कुछ ना कुछ इम्बैलेंस मिलता ही है। जो नहीं करवाते हैं उसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब भी करवाते हैं तो मिलता है ये प्रॉब्लम। तो ऐसा क्यों है, मतलब, और इसका भी आयुर्वेद में कुछ थायराइड के लिए भी कुछ है? देखो, सबसे पहले तो मैं थायराइड बताने से पहले आपको बताऊंगी कि डिसऑर्डर अलग है, अच्छा, और डिजीज़ अलग है। अगर मैं डिजीज़ की बात करूं तो वो एक फॉर्म ऑफ डिजीज़ जो कि बहुत सारे सिम्टम्स के बाद आई है। पर डिसऑर्डर वो है कि कोई क्लिनिकली या इन्वेस्टिगेशन में कुछ पैरामीटर वेरिएट हो गए, क्लिनिकल सिम्टम कुछ चेंज हो गया, तो आपको एक डिसऑर्डर आ रहा है। तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। और डिसऑर्डर भी किस वजह से,
जिसमें जैसे कि आपने अभी पूछा थायराइड के बारे में या बीपी, शुगर, ये जो डिसऑर्डर्स हैं दीज आर ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ओके। यस, मतलब एक थायराइड कोई बीमारी नहीं है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म अगर किसी को है तो ये बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम आ गया आपको और उसके अकॉर्डिंगली आपने एक डिसीज कंसिडर कर दिया कि भाई आपको तो थायराइड की प्रॉब्लम है। यस, प्रॉब्लम है, बट इसका जो कॉज है वो कॉज सिर्फ एक थायराइड इम्बैलेंस नहीं है। थायराइड को ट्रिगर करने के लिए पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो काफ़ी टेक्निकल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हम क्या करते हैं, अच्छा चलो ठीक है आपका TSH लेवल बढ़ गया, चलो जी आप 25 mcg की थायरॉक्सिन स्टार्ट कर दो। नॉर्मली यही होता है 25, अब फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा तो इसको 50 कर दो, 75 कर दो, 75, मतलब वो इंक्रीज होता रहता है। यस, तो एक्चुअल में अब ये चीज़ें हैं तो हमें करना क्या चाहिए। लेट्स से किसी का भी कोई प्रॉब्लम आई, चेकअप कराया, TSH लेवल हाई आ गया, ठीक है। देखिए होता क्या है कि अगर किसी भी इंसान का अगर TSH लेवल हाई आता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको एक टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं, थायरॉक्सिन, थायरोनॉम को भी, और वही 25 mcg या 50 mcg से स्टार्ट करके अकॉर्डिंग टू जो भी रेंज आई, फिर उसको आगे प्रोग्रेस करते हैं और बोली आपको सारी ज़िंदगी इसको खाना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा ही रहता है। बिल्कुल। और आयुर्वेदिक अगर फिजिशियन की बात करूँ तो वो क्या बोलेंगे कि भाई हम पहले इसका कारण देखते हैं क्यों है, फिर आपकी नाड़ी वगैरह देख के, आपके सिम्टम्स देख करके, फिर आपको एक डिटॉक्स प्लान का एक सजेशन दिया जाता है और फिर आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं, और जिसमें आपके लीवर हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और आपके ब्रेन हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्यों? थायराइड में। यस, इसीलिए क्योंकि थायराइड, बीपी, शुगर ये सब एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि जो भी आप खा पी रहे हो अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और आपके बॉडी में अगर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया, ओके, तो होगा क्या, आपका जो ग्लैंड्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे और उसमें कोई भी फंक्शनल एनॉमली आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और वो फंक्शनल एनॉमली क्या है, ठीक है, जो आपका TSH लेवल या T3 लेवल, T4 लेवल्स, ये जब डिस्टर्ब होते हैं तो ये होते हैं आपके ग्लैंड के, पिट्यूटरी या फिर आपके थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा या कम काम करने से। ओके। जिसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स जनरेट होता है और उसकी वजह से आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो करना कुछ नहीं है, कॉज आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को, कारण जानना मतलब बहुत जरूरी है। यस, उसके मेटाबॉलिज्म को एनहांस कर दो, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर दो, न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसकी चेक करो, ओके, अकॉर्डिंगली उसके BMI को चेक करो, उसको बैलेंस करो, ऑटोमेटिकली TSH लेवल्स डाउन आने लगते हैं। थायराइड मतलब मैंने बहुत सारे अपने सर्कल में देखे, रिलेटिव्स में देखे, थायराइड जो है ना एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, उस बारे में इतनी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि थायराइड में लोगों को लगता है कि ठीक है लेवल इंक्रीज हो रहा है, हमने डोज ही बढ़ानी है बस, डॉक्टर भी यही करेगा, तो लोग आजकल खुद से भी बढ़ाने लग गए हैं। मैंने ये देखा कि ठीक है अच्छा अभी भी इसमें कंट्रोल नहीं आ रहा, चलो हम 25 mg और उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो यही चल रहा है थायराइड के अंदर। तो मतलब आप कॉज कह रहे हैं, तो इसका पहले कॉज जानेंगे हम, उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। और कॉज के लिए भी आपको देखना भी पड़ेगा कि एक्चुअल क्या क्या कारण है, आपका क्या डाइट है, क्या लाइफस्टाइल है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना चल रहा है, आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस भी हो या नहीं हो, या इग्नोर करते हो। और अगर आप रेडी हो सब कुछ बदलना, तो क्यों सारी जिंदगी गोली खानी है, और अगर नहीं बदल सकते, ऐसे आराम की जिंदगी जीनी है, तो गोली खाते रहो गोली, फिर गोली पे गोली, और फिर गोली पे गोली खाते रहो। तो यही एक तरीका है, आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ के लिए अपनाना है। बिल्कुल ठीक। हाँ, इन केस अगर बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम आ रहे हैं, बहुत कुछ है, अच्छा, तब आप कोई भी एलोपैथिक इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकते हो, बट वो भी रिकमेंडेबल होता है कि आपके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या कंडीशन है, उसमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी ध्यान देनी होती। तो जो ज़्यादातर मुझे लगता है कि लोगों को क्या फीमेल्स के अंदर जब पता लगता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव कर चुकी होती हैं, तो
तब जब टेस्ट डॉक्टर लिखवाते हैं तो उसमें एक थायराइड टेस्ट भी होता है, तो क्या थायराइड टेस्ट की इम्पोर्टेंस है प्रेगनेंसी के अंदर? क्या इसमें इसका भी कोई इफ़ेक्ट रहता है? क्योंकि वो उसी वक्त हम ज़्यादातर देखते हैं कि ये उसी वक्त हम लोगों को पता लग पाता है कि इस फीमेल को ये थायराइड वाली प्रॉब्लम है। तो इसका रिलेशन है क्या आपस में कुछ प्रेगनेंसी और उससे? देखो, हमारा जो बॉडी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आंखें अलग काम कर रही हैं, कान अलग काम कर रहे हैं, नाक अलग काम कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम एक ही है, या तो ब्रेन ढंग से करेगा कंट्रोल, ठीक है, या फिर आपके एंडोक्राइन सिस्टम आपको कंट्रोल करेंगे। ओके। अब एंडोक्राइन सिस्टम भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एड्रिनल ग्लैंड कुछ कर रहा है और आपका पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस कुछ और कर रहा है। ओके। ये सारे एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके आगे एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। पूरा टीम वर्क होता है। ओके। एक भी टीम वर्क में गड़बड़ हुआ, सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर किसी का थायराइड इम्बैलेंस है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस में या थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है। ओके। और उन ग्लैंड्स का किस किस के साथ कोरिलेशन है? ओवरी के साथ भी है, लिवर के साथ भी है। तो लिवर डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं, ओवेरियन डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं। ओवेरियन डिसफंक्शन हुआ तो AMH लेवल गड़बड़ हो सकता है, LH-FSH गड़बड़ हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी क्यों नहीं हो सकती? मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटेड ही है आपस में, क्योंकि वही बात है कि अगर एक भी टीम का मेंबर ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो सारा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने मेरे से सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछा कि मैडम स्पेशलिस्ट बताओ आप आयुर्वेद का। बिल्कुल। देखो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी स्पेशलाइजेशन की बात करेगा, ठीक है। यूरो वाला नेफ्रो की बात नहीं करेगा। वो बोलेगा उधर जाके बात करो। आप उन डॉक्टर के पास चले जाए। और अगर एक ही जगह सब मिल जाए तो, जब सब चीजें आपको एक जगह मिल रही है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप तब जाओ जब आपको कुछ स्पेशल बीमारी हो। अच्छा। मतलब जहाँ पे आपको इमरजेंसी रिक्वायर्ड है और वहाँ पे कोई ऐसी टेक्निक यूज करने की जरूरत है जहाँ पे उसका एक्सपर्ट जरूरी है। ओके। लेट्स से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, नेचुरली आपने ट्रीट करने की कोशिश करी, अगर ट्रीट नहीं हो रहा देन यू हैव टू गो फॉर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ओके। मतलब पहले आप जनरल में चेकअप करवाइए, अगर वहाँ से रिजॉल्व नहीं हो रहा या वो रेफर कर रहे हैं आगे आपको, तो उसके बाद ही आप उसमें पर्टिकुलर। हमारे कंट्री में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फिजिशियंस खत्म हो चुके हैं। हाँ, फिजिशियन नहीं, अब तो सब एक्सपर्ट, ये उसका है, ये उसका है। तो एक नॉर्मल बंदे को समझ नहीं आता कि मैं डायरेक्ट सीधा कार्डियो वाले के पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ। मतलब कार्डियो वाले के पास जाओगे वो कुछ तो देगा ही ना आपको। और किसकी आजकल ऑर्गन ठीक है? सबके कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है। सबके है, बिल्कुल बिल्कुल। आप जिसको नेचुरली ठीक कर सकते थे आप उसके लिए केमिकल 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 खाते जा रहे हो और शुरुआत से यही सब खा रहे हो, तो आप कैसे खुद को नेचुरली ठीक कर सकते हो? तो शुरू से ही अपना रेगुलर चेकअप्स ये सब करा के नेचुरली खुद को ट्रीट करो। और अगर लगता है कि नहीं अब मुझे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, तब आप जाइए। बट इसमें भी ये डिसीजन लेना ज़रूरी है कि आप कौन सी कंडीशन में हो, आप इमरजेंसी में हो या फिर ऐसे। कई लोग पेशेंट आ जाते हैं मेरे पास भी, ऐसा होता है कि मैम मेरा तो डायलिसिस होना है, मेरे को डायलिसिस नहीं कराना और अब मेरा दवाई छुड़ा दो। अरे नहीं कर सकती भाई। हाँ बिल्कुल, इस लेवल पे आके तो फिर यस आपको डायलिसिस जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप मेरे से ये हेल्प ले सकते हो कि भाई मैं आपके डायलिसिस की टेंडेंसी को कम कर सकती हूँ, मैं रिवर्सल के ऊपर काम कर सकती हूँ। वो भी ओवर द पीरियड, मतलब धीरे धीरे करके, वो भी धीरे धीरे करके होगा। आप बोलो कि ओवरनाइट कुछ जादू हो जाए, नो इट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक बात है। और कोई बोले कि मैं कार्डियक अरेस्ट में और बोले कि हाँ जी मैडम मेरे को कार्डियक अरेस्ट से बचा लो, नो इट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक। तो आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज इमरजेंसी एंड व्हाट इज द कंडीशन जिसमें आप क्योरेटिव साइड जा सकते हो। इसीलिए आप अपने एक फैमिली डॉक्टर जरूर बनाओ और उससे कंसल्टेशन लो, गाइडेंस लो। इफ ही सेज कि नहीं ये मेरे हाथ से बाहर है, नाउ यू हैव टू गो फॉर एनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो आप जा सकते हो। और दैट टू आपको उसमें भी आयुर्वेदिक कोई आपने ऑप्ट करना है या आपको इमरजेंसी रिक्वायर्ड है तो आपको एलोपैथी जाना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट इट। ओके, यस। तो अगला सवाल जो हमारा है वो होने वाला है बीपी के ऊपर, ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर वो वाला नहीं कि मुझे गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, यार मेरा बीपी हाई हो गया, वो नहीं, एक नॉर्मल रूटीन वाला जो ब्लड प्रेशर हाई या लो रह सकता है। ये शायद दोनों साइड होते हैं ना, लोअर और हायर साइड।
तो इसका भी आयुर्वेदिक तरीके से इसको समझना कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं और किस तरह से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ब्लड प्रेशर वाली, तो इसके बारे में बताइए डॉक्टर कृतिका। अच्छा ये बताओ, आप बताओ कि बीपी क्यों बढ़ता है वैसे, अगर मैं पूछूँ तो। मैं तो जनरली मैं वही बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया किसी के ऊपर तो मुझे लगता है मेरा बीपी बढ़ गया इन जनरल। हाँ, पर मेडिकल टर्म से मैं अगर देखा जाए तो मुझे यही लगता है कि अगर हमारी हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब या उसके ऊपर लोड ज़्यादा है, कुछ ऐसा है, इस तरह से, इस वजह से हो सकता है, या फिर जो हमारी नर्व्स हैं उसके अंदर से ब्लड प्रॉपर से पास नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ है कारण। तो ना कि आप बताइए कितना सही हूँ मैं। देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए जितना आपने बताया कि कोई हार्ट हेल्थ या फिर कई लोग कोलेस्ट्रॉल से इसको जोड़ देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई होगा जी, इसलिए बीपी हो सकता है। कभी सुना है इंडाइजेशन से बीपी हो गया? बिल्कुल नहीं है। तो यूरिन अच्छे से नहीं आ रहा एक के बाद एक मतलब सरप्राइज दे रहे हैं आप ना, ऐसे फैक्ट्स बता के कि यूरिन अच्छे से नहीं आया तो बीपी हो गया है, कॉन्स्टिपेशन होगी तो बीपी बढ़ गया। लोग बोलते हैं जब मेरा पेट साफ होता है ना तब तो मेरा बीपी ठीक होता है, पर जिस दिन मेरे कब्ज हो गई ना उस दिन बीपी बढ़ जाता है मेरा। तो तो देखो, ब्लड प्रेशर के लिए भी ना बहुत अलग अलग सिस्टम है, कोई एक कारण नहीं है। ठीक है। और बीपी के लिए बहुत हमारे बॉडी में ना बहुत सारे लोग काम अच्छे से कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, लंग्स काम कर रहे होते हैं बीपी मेंटेन करने के लिए, हार्ट तो कर ही रहा होता है, लीवर काम कर रहा होता है, हमारी किडनीज काम कर रही होती हैं। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म यानी फंक्शनल सिस्टम जितना भी है वो सारा वर्किंग कर रहा होता है। इनफैक्ट हमारे हार्मोन्स भी इसी काम पे लगे होते हैं। और फिर से टीम वर्क है, मतलब यहाँ टीम वर्क है। ओके। और इनमें से कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो होगा, तो बीपी की प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल होगी। अब बीपी का कारण देखना जरूरी है। पहले तो बीपी समझो, व्हाट इज इट? बीपी इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल। अब ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता और लो भी हो सकता है। ठीक है। अब मुझे बताओ, हाई ज्यादा डेंजरस है या लो? ज़्यादातर हमने हाई के बारे में ही सुना है कि हाई बहुत खतरनाक है, फिर नसें ना फट जाएं, इसकी कुछ ऐसा ना हो जाए ना। चलो, अगर नसें फट भी गई तो भी कोई बचा लेगा, अच्छा है ना। अगर बीपी इतना लो चला जाए कि ब्लड ही ना मिले और इंसान को चक्कर आ जाए, आप सोचोगे अरे ये तो चक्कर आ गया, कोई नहीं, पानी वानी देख के सही हो जाएंगे, इतने में स्कीमिया हो गया, ऑर्गन फेलियर, नई प्रॉब्लम आ गई। बीपी लो इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड प्रेशर। ओके। जो भी आजकल फीमेल्स है ना घूमती हैं, भाई मेरा तो 110/70 बीपी रहता है या मेरा तो 160। ज्यादातर फीमेल्स का, हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ का खुद उनका लोअर साइड में ही रहता है बीपी। उन्हीं को ही सबसे ज्यादा वीकनेस, उन्हीं को ही सबसे ज्यादा पीरियड रिलेटेड इश्यूज, वही एनीमिक होती हैं, उन्हीं को ही ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम, बार बार चक्कर आना, उन्हीं को ही ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके। तो हर चीज का एक्सेस होना, कम होना, दोनों ही बुरा है। पर ब्लड प्रेशर में भी आपका लो ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड प्रेशर। और इन सब को रेगुलेट करने के लिए हमारे ये सारे ग्लैंड्स, ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है। अब इसमें समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर बेसिकली आपके ब्लड का प्रेशर है, यानी कि हमारे वेसल्स में जो फ्लूइड घूम रहा है, जिसको आप ब्लड कहते हो, ब्लड, बिल्कुल, उसके अंदर बड़े सारे सेल्स होते हैं, उसमें आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आपका न्यूट्रिशन भी होता है, आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स, आपकी इम्यूनिटी, सब ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है। और हमारे बॉडी में आपने देखा होगा जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो ना, उसमें सबके पैरामीटर होते हैं, यहाँ तक कि आपके सेल का क्या साइज होना चाहिए, क्या विड्थ होना चाहिए, उसका भी एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है। और अगर ये बिगड़ जाए, मान लिया अगर मैं कहती हूँ एक सेल इतना होना चाहिए बट वो इतना फूल के इतना हो गया आपके बॉडी में, ब्लड में घूम रहा है, ठीक है, तो हो क्या गया, मतलब डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी मतलब बिल्कुल बिल्कुल घनत्व बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो भी घनत्व बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल। इन्फेक्शन आ गया तो भी घनत्व बढ़ गया। आपका यस, आपका यूरिन अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हुआ तो यूरिन में जो कचरा था वो भी ब्लड में ही घूम रहा है ना। तो यहाँ रिलेशन आ गया उसका, जो आप कह रहे थे कि डेंसिटी और वो सब का। यस, ब्लड की डेंसिटी बढ़ना इज डेंजरस,
हमें उस ब्लड की डेंसिटी को कम करते हुए काम करना है, इसलिए एस्पिरिन देते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इकोस्प्रिन वगैरह ये सब चलती है सब। हाँ ब्लड को पतला करने के लिए। यस। ठीक है। तो अगर आप नेचुरली खुद ही ऐसा कुछ हर्ब लेने लगो जिससे आपकी ब्लड की डेंसिटी मेंटेन हो जाए, तो ब्लड प्रेशर का क्या होगा? नॉर्मल रहेगा फिर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। अगर हम वो जो दवाई के थ्रू जो चीज़ मिलनी है, हम अगर वो पहले से लाइफस्टाइल में उसको शामिल कर रहे हैं, तो वही तभी कहते हैं आयुर्वेद अपना लो टाइम से। ठीक। और इसके साथ अगर लेट्स से कोई ऑर्गन एनॉमली है, लेट्स से अगर किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो किडनी हेल्थ इंप्रूव कर दो। हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट हेल्थ इंप्रूव कर दो। ओके। लीवर का प्रॉब्लम है तो लीवर की हेल्थ इंप्रूव कर दो। कॉन्स्टिपेशन है तो उसको इंप्रूव कर दो। ठीक। यानी कि क्या ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो सारे कारणों पे काम करो नेचुरली, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब जितनी भी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इसके लिए मतलब जैसे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए या अपने उसके जो भी उनके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बात करके फिर ये रिजल्ट निकाला जाना चाहिए कि इस वजह से ये कॉजेज़ हैं, इस वजह से होना चाहिए, ना कि सीधा ही जाते ही और बीपी हो गया तो दवाई खानी शुरू कर दी, थायराइड हो गई तो सीधा। देखो ब्लड प्रेशर हाई है, उसकी मेडिसिन इसलिए दी जाती है कि ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए। ठीक है। ठीक है, ब्रेन हेल्थ के लिए कराई जाती है या फिर और कोई इश्यूज ना आ जाए। बट बहुत ज़्यादा हाई में हमें एक बार स्टार्ट कर देना चाहिए, बट उसका मेन कारण क्या है उसको डायग्नोज करा के फिर नेचुरली उसको हीलिंग पे डालना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि दवाई बिल्कुल मुझे दवाई खानी ही नहीं है, ऐसा भी हाँ, नहीं ऐसे बड़े पेशेंट आते हैं मेरे तो हाई बीपी है मैं नहीं दवाई खाऊंगा एलोपैथी, ऐसे थोड़ा ना होता है। इमरजेंसी है तो खानी पड़ेगी ना, उसके बाद क्योरेटिव पे काम करो, धीरे धीरे टेपर डाउन करो, फिर इमरजेंसी जरूरत पड़े तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। बिल्कुल ठीक है। आप ये बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि भाई एलोपैथी की दवाई खानी ही नहीं है आपने। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपको जरूरत है, आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम आ गई है तो उसको उस टाइम पे आप उसको रिजॉल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेम्परेरी तौर पे आप मेडिसिन तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना, मेडिसिन तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो डॉक्टर आपको बताएगा कि ज़रूरत है कि नहीं है। अपने आप से खुद ही डिसीजन लेना भी ठीक नहीं है कि भाई मैंने नहीं खानी दवाई। हाँ, है ना, वो भी बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मैं 10 साल से बीपी का मरीज हूँ, मैं दवाई नहीं खाता, मैं दवाई नहीं अब खाऊंगा। हाँ, अब आप बताओ क्या करोगे? अरे हम नहीं कर सकते एकदम से ऐसे, हमें टेपर डाउन करना पड़ेगा, आपकी हेल्थ में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो जाके हमें टाइम दो। आप एक गोली पे डिपेंडेंट हो, बहुत टाइम से आप उसको सिर्फ मैनेज कर रहे हो और बॉडी में और पैरामीटर्स कितने अंदर तक बढ़ चुके हैं वो भी तो है ना, उसको सारा देख के उसको कम करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, हर एक पैथी का अपने अपने प्रोस कॉन्स होते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है। तो अगर हम धीरे धीरे काम करेंगे तो उस पर रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसी तरह का जैसे यही लाइफस्टाइल डिजीज में एक मेन जो है वो शुगर, अब तो कर बोलने लगे हैं कि इंडिया जो है वो कैपिटल बन गई है शुगर की, है ना, तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं शुगर के। तो ये भी सब लाइफस्टाइल से, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये भी लाइफस्टाइल की ही देन है, जो शुगर जो हमारा, जो हमने ओवर द पीरियड जो हमने अपनी डाइट्स बर्बाद की हैं, जो ख़राब किया जो भी है, और कुछ जेनेटिक भी है ये, और मतलब किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है या धीरे धीरे करके, वही बात है कि जैसे आप कह रहे थे कि एकदम से तो नहीं ख़त्म कर सकते। इसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि मुझे तो शुगर है लेकिन एक लेवल तक है, इसलिए मैंने अभी दवाई कोई शुरू नहीं की है, ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथिक, कोई सी भी नहीं। तो क्या ये ठीक है इस तरह से करना है या फिर कुछ ना कुछ शुरू कर लेना चाहिए? देखो, अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं या किसी भी ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करूं, तो सबसे पहले तो ना हमें ये देखना चाहिए कि आज से 20-25 साल पहले एक नॉर्मल रेंज क्या थी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली अगर मैं शुगर की बात करूं तो फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए? फास्टिंग शुगर आई बिलीव मैक्सिमम 100 तक है ना। और खाना खाने के बाद कितनी होनी चाहिए, जो आजकल आपके रिपोर्ट्स में नॉर्मल कंसिडर करते हैं? 140 आई थिंक 140 है ना। पर अगर मैं बहुत 10 साल 20 साल पुरानी अगर मैं बात करती हूँ तो यही रेंज जो थी, ये फास्टिंग शुगर की रेंज वाज 110-120। पहले ये रेंज ज़्यादा होती थी, अभी कम कर दी गई। हाँ, कर दी गई या क्या हो गया आई डोंट नो। ऐसे ही अगर मैं पीपी की, मतलब खाना खाने के बाद की शुगर की, तो वो भी आपकी 160 तक नॉर्मल होती थी। अच्छा।
तो आप ये सोचो आने वाले 20 साल में अगर रेंज थोड़ी सी कम कर दी जाए तो कितने लोग डायबिटीज़ के मरीज बन जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, फिर तो सारे ही उसमें डायबिटिक रेंज में ही आ जाएंगे सारे, बाहर कौन रहने वाला है फिर? तो एक प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा, मतलब वो स्केल ही उस तरह से हो गए हैं कि अभी हम थायराइड की बात कर रहे थे, तो हाइपरथायराइडिज्म में TSH लेवल्स, आज से मैं बहुत पुरानी बात करूं तो 6 तक वाज नॉर्मल। अच्छा। और अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, एक फीमेल पेशेंट, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तो उसका जब थायराइड करवाया इट वाज 3.8, लेट्स से 3.8। तो डॉक्टर ने बोला आपको थायराइड की गोली खानी पड़ेगी, इसलिए हाँ जी 3.8 पे आपको गोली खानी पड़ेगी क्योंकि इसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब आप क्या नॉर्मल रेंज हो गई है या क्या हो गया, किसी को कुछ नहीं पता, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चल रहा है आजकल। तो आप क्या 3.8 को आप क्या एब नॉर्मल मानोगे? फिर उस नॉर्मल रेंज का क्या मतलब हुआ? हाँ, जब अगर 5 तक, उससे 5 या 6 तक नॉर्मल मानते हैं तो फिर 3.8 पे HbA1c भी, जब मैं अपना डिग्री कंप्लीट किया तो मैंने उस टाइम पे HbA1c का जो लेवल था दैट वाज 7.5। ठीक है। और आज के टाइम में 6.5 नॉर्मल होते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्रेन करती हूँ एंड जब मैं उनसे पूछती हूँ तो दे से कि मैम हमें तो 6.5 नॉर्मल बोला गया है। फिर मैं अपनी पुरानी एक टेक्स्ट उठा के दिखाती हूँ, बेटा देखो कि इस बुक में ये था। तो आप सोचो आने वाले 10 साल 20 साल में इससे क्या हो रहा है। हाँ, तो मैक्सिमम लोग उस रेंज में आ जाएंगे और हम भी इस चक्कर में फंस रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि अब पहले प्री डायबिटिक क्या कोई शब्द नहीं होता था। हाँ, नए वर्ड्स निकल और अगर था भी प्री डायबिटिक तो उस प्री डायबिटिक कंडीशन में आपको दवाइयाँ नहीं खानी होती। दैट इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर, जो कि आप विद इन 10-15 डेज में खुद को नॉर्मलाइज कर सकते हो। ठीक है। बट आजकल तो प्री डायबिटिक में भी दवाइयाँ चल रही होती है पेशेंट की। दवाई खाओ, के पास आने वाले हो, आप शुरू कर लो पहले। एग्जैक्टली। और आप एक काम करना, आप कोई भी, मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं या आप हो, आप कभी PGI जाना। ठीक है। PGI में ना किडनी फेलियर, लीवर फेलियर के बाहर जितने पेशेंट बैठे होंगे ना डिपार्टमेंट के बाहर, सबसे उनकी हिस्ट्री पूछना। ठीक है। वो बोलेंगे जी मेरे को 10 साल से शुगर था, 10 साल से BP था, फिर थायराइड था, मैं गोली खा रहा था, एक दिन क्रिएटिनिन बढ़ा, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो वो सारी दवाइयाँ आपके और ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। अब सिंपल सी हम बात करते हैं कि अगर किसी को सांप काट जाता है तो आप एंटीडोट देते हो। ठीक है। ताकि उसका जहर का असर कम हो जाए और आपकी जान बच जाए। ठीक है। सारी जिंदगी देते हैं क्या एंटीडोट? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से जैसे ही असर खत्म हुआ बस। अगर डायबिटीज हो गई ना, आपने गोली खा के इजी कर दिया उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू। हाँ, कि हाँ भाई नॉर्मल हो गया, ओके है, वो मेंटेनेंस, अब बस खाते रहो। अब आपको डिसाइड करना है कि जहर रोज खाना है या एक बार खा के खुद को ठीक करना है और फिर क्योरेटिव साइड जाना है। आजकल क्योर की तो बात ही नहीं करता। नहीं, क्योर की नहीं, वो तो सीधा डायरेक्ट सबने बोल दिया भाई क्योर तो होता ही नहीं है, आप लिख नहीं सकते तो आप बोल भी नहीं सकते, तो डॉक्टर्स ने बोलना ही बंद कर दिया कि अभी आप एटलीस्ट उसको मोटिवेट तो करो कि लाइफस्टाइल डाइट चेंजेस करें, सब सारी चीज़ें करें, एटलीस्ट आप इसको मेंटेन करो या इसको रिवर्सिबल मोड में लेके आने की कोशिश करो, जो कि होता है, जो कि पॉसिबिलिटी है। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, हो सकती है। ओके। बहुत सारे लोगों की होती है। आजकल आप फेसबुक इंस्टा पे आप खोल के देखो, रिवर्सल प्रोग्राम्स कितने और लोगों की होती है। कुछ एड्स तो हमने देखी हैं ऑनलाइन ऐसे आती हैं कि, पर ऐसे एकदम से भरोसा नहीं होता ना कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं। नहीं, पॉसिबल होता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब पॉसिबल है। ऐसे ही कोई इतना ज्यादा वास्ट चीजें नहीं हो रही, इट इज पॉसिबल, इसलिए हो रहा है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कभी कभी रिपोर्ट देखते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या किया। बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट हैं, वो बोलते हैं कि हम, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे से ट्रीटमेंट करा रहे हो बट अपने एलोपैथी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करो, ताकि हम साइड बाय साइड पैरेलल चलें। वो जरूरी है, बिल्कुल, yes. बिल्कुल। तो उसमें भी वो कहते हैं अरे ये हो कैसे गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं कई बार देख के कि ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों आ गया। ओके। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आयुर्वेद को सपोर्ट भी बहुत करते हैं। हाँ, करते हैं, बिल्कुल। आज की डेट में तो वही आप जैसे अब मेदांता के है डॉक्टर नरेश त्रिहान है, अब वो तो आयुर्वेद का पूरा विंग ही बना दिया है। अच्छा।
जिसको पूरा इंडिया मानता है, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो कुछ सोच के तो कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी बहुत मतलब अभी भी मैं कहूँ गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है आयुर्वेद को, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारे लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और आने वाले समय में अगर हमारा कंट्री डिजीज फ्री हो जाए, जो कि हम बड़े खुश होके बता रहे हैं कि भाई हमारा डायबिटीज जो है, मतलब डायबिटीज कैपिटल बनने वाला है, ये कितनी बुरी बात है हमारे लिए। बहुत बुरी बात है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। जबकि हमारे यहाँ सब कुछ है। फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में और अपना आयुर्वेद पंचकर्मा क्या कुछ नहीं करा के जाते, हेल्दी होके जाते हैं। वो लोग योगा ऑप्ट कर रहे हैं, वो लोग कृष्ण जी को मानना शुरू हो गया है, वो हमारे कल्चर को मानना शुरू हो गए हैं, वो आयुर्वेद को फॉलो करना चले। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो वेस्टर्न बनेंगे, तो मॉडर्न बस मॉडर्न बनेंगे तो फिर मॉडर्न ही बीमारियां आएंगी। तो हर चीज में मॉडर्न हम रहना हमारे लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ हमारे लिए अच्छी है, हमारे जनरेशन को क्या दे रहे हैं वो भी फोकस करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके जैसे कि चलो आपने आयुर्वेद में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरू किया, तो इसकी थेरेपीज भी होती हैं इन सब चीज़ों की, जैसे अच्छा वो भी पंचकर्मा में ये सब भी इंक्लूड होता है? ओके, वो सब सारी चीज़ें होती हैं हर एक डिजीज़ के लिए, सर से लेके पाँव तक कोई भी बीमारी है। ठीक है, चाहे आपको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हैं, आईज रिलेटेड इश्यूज हैं, नोज रिलेटेड हैं, ईयर रिलेटेड है, सबके लिए पंचकर्मा अलग अलग तरीके से प्लान किया जाता है पेशेंट के अकॉर्डिंग। उसकी नाड़ी देख के, उसकी जीभ देख के, उसकी प्रकृति के बारे में जान के, और फिर अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो बस वही है कि अब वो टाइम नहीं है कि आप एलोपैथी वालों से लड़ते रहें, आयुर्वेद वाले एलोपैथी वालों को कुछ बुरा बोलें, वो एक दूसरे को कुछ ऐसा ब्लेम वाला कोई टाइम तो है नहीं आज की डेट में। एक हॉस्पिटल में दोनों तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों तरह के डॉक्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहा, और ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। क्योंकि जहाँ एलोपैथी काम कर सकता है वहाँ एलोपैथी ही काम करेगा, और जहाँ आयुर्वेद से आप लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं, धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर जा सकते हैं, उन देखो जब बॉडी टीम वर्क के साथ चल रही है, बिल्कुल, तो पैथी टीम वर्क के साथ क्यों नहीं चल सकती? बिल्कुल। जो पीछे रह जाए, टारगेट तो यही है कि देखो जो कोई अपना अपना करता रहेगा वो अपना अपना करता रहेगा, पर रेस वही जीत जाएगा जो टीम वर्क करेगा। सिंपल, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई एलोपैथी वाला बुरा मान जाए कि यार ये तो आयुर्वेद का प्रचार कर रहा है। हर पैथी अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन यही है कि कब किसकी ज़रूरत है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते कि हाँ भी मैं तो दवाई खा ही नहीं रहा। इस दवाई ना खाना कोई बहादुरी का काम नहीं है, और आप डॉक्टर की सुनिए, डॉक्टर की मानिए, और साथ के साथ आप अपने लाइफस्टाइल में योग को और ये प्राणायाम को, आयुर्वेदिक चीज़ों को धीरे धीरे करके इंक्लूड करें। और मुझे लगता है हम एंड में आ गए इस पॉडकास्ट के, और एक बार फिर से डॉक्टर गीतिका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग फिर से, जैसे कि आपने पिछले पॉडकास्ट में कमेंट्स किए, आपने उसको बहुत पसंद किया, तो आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही हमने इस पॉडकास्ट को शूट किया है। तो आगे भी आप अगर कमेंट करते रहेंगे, जो भी आपके सवाल हैं आप भेजते रहिए कमेंट्स के थ्रू, और डिस्क्रिप्शन में मैम का डॉक्टर गीतिका का रेफरेंस भी हम दे देंगे, और आप कांटेक्ट कर सकती हैं कभी भी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में सभी डिटेल दे देंगे हम। और एक बार फिर से डॉक्टर गीतिका, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।